पूरा प्रॉब्लम। नए चैप्टर की शुरुआत हुई थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम ना पढ़ने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, नहीं तो कल थोड़ा सिलेबस और आगे बढ़ता। फिलहाल पढ़े भी होते तब भी चैप्टर की शुरुआत यहीं से होनी थी। कल हमने रेट लिखना सीखा, कैसे रेट लिखा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हमने किया, कुछ डाउट भी आए, कुछ फोन करके पूछे गए। डाउट यहां पे आया कि हमने माइनस क्यों नहीं लिखा। डाउट यहां पे आया कि हमने जब फार्मूले में माइनस dA/dt लिखा है तो फिर हम बाद में माइनस क्यों नहीं लिखे। याद हो कि मैंने कहा था कि माइनस ये प्रदर्शित करता है कि ये रिएक्टेंट। दूसरी चीज, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कम ही होगी। हाँ, डी नहीं डेल्टा लिखा था, कोई बात नहीं, एवरेज है, डी लिख दो तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, फर्क इतना ही है। अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का मतलब तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और अगर हम रिएक्टेंट के हिसाब से बात करें तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन तो कम ही हो, तो फाइनल में इनिशियल घटेगी तो ये पूरा टर्म निगेटिव आएगा। इसको खत्म करने के लिए माइनस लगाएगा क्योंकि रेट निगेटिव नहीं हो सकता। और या कि हम शुरू में ही इस डेल्टा को निकालते समय ही इनिशियल में फाइनल घटाए, ज्यादा में कम, तो फिर इस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आप तो ये मान लें कि रेट निगेटिव नहीं होता, उसके लिए जो करना होगा हम करें। ठीक है, इलेवेंथ क्लास का एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ। ये कसम खा के इंसान नहीं बैठा है कि उस ग्रुप में सिर्फ 11th क्लास के बच्चे जुड़ेंगे, पर हाँ 11th के हिसाब से वो तैयार किया गया है। 11th के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने की तैयारी हुई है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं 12th क्लास में, जो वीडियो देख रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते होते तो सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, और हो ही जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जब से ही लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन से लाइव क्लासेस शुरू होगी। अब हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आ सकते हैं। हाँ, एक और बात कि शुरू से पहले चैप्टर से वो क्लासेस शुरू होंगी। हाँ, थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाएगा कवर करने के लिए, क्योंकि अभी जो 6-7 महीने में कवर होता है उसको अगर कवर करना पड़ेगा अपने को 3-4 महीने में, तो 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे, थोड़ा स्पीड फास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक और अच्छा मौका है कि जो बच्चे क्लास में शुरू में आते हैं डेमो ले दें कि हम 2-3 दिन डेमो लेंगे फिर देखेंगे, तो डेमो तो अब ले ही लिए हैं। और जिनको अच्छा लग रहा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप में ऐड करें। 12th का ऑसिलेटर का ग्रुप अलग से है, 11th का अलग से है, कोई बात नहीं, आप 11th वाले में ही सब लोग ऐड हो जाइए, क्योंकि ये ग्रुप बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने के हिसाब से नहीं बनाया। ये ग्रुप बेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया जो भी हैं, नीट देखिए या कि जेईई देखिए, इस क्षेत्र में इंट्रेंस एग्जाम अगर हम बायो और मैथ के लिए बात करें तो जेईई और नीट के हिसाब से ये चैनल बनाया गया है। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो मटेरियल है उससे बाहर न जेईई में न नीट में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और आपके कॉपी में लिखी गई हर एक वो चीज बहुत पर्याप्त है, बल्कि पर्याप्त से थोड़ा ज्यादा भी है। तो इसलिए क्वालिटी पे आप संदेह ना करें। जो नए लोग हैं प्रश्न उनका जायज है कि हम कैसे भरोसा करें, तो आप जेईई मेंस 2020 का पेपर उठाइए और 11th क्लास की हमारी नोट्स उठाइए जो 2019 में पढ़ाई, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। तीनों क्लासेस में तीनों ही सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन
आपके कॉपी में मिल जाएंगे। हाँ, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ था गामा मिक्सिंग का, तो वही एक क्वेश्चन था जो अपने नोट्स में नहीं था पर वो केमिस्ट्री में कवर था। तो गामा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट जरूर मिस था, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ था, एक क्वेश्चन मिस था। मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि इस साल वो भी ना मिस हो। तो क्वालिटी भी कोई संदेह नहीं, जो ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स जो हैं वो इस हिसाब से है कि आप ये चीज़ जानते हैं कि रीवा में ना कोचिंग की कमी है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, हम तो कोई जानता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, और ये केवल आप लोगों के कारण ही संभव हो पाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हों, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता हो, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके दम पे अगर आप एडवांस तक के क्वेश्चंस कर लेते हो तो जरूर मैं यही आशा रखता हूँ कि आप सबसे बताएं। और जब क्लासरूम प्रोग्राम शुरू हो हमारा, तो वहाँ पे वो स्ट्रेंथ उपस्थित हो जिसकी मैंने कल्पना की थी पहले और आज भी कर रहा हूँ। हाँ, एक नॉमिनल सी फीस, मैं जो 12वीं के बच्चे कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे उनके लिए मैं एक ऑफर जरूर देता हूँ कि हमारी फीस टोटल जो भी है आप पूछ लीजिएगा, मैं बता भी देता हूँ कि 12वीं की फीस अभी कम ही रखी गई है, जो कि 12,000 है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। 35-36 हज़ार रुपये पुरानी फीस चल रही है, और 11वीं की फीस नए सिलेबस के अनुसार से, नए मॉडल के अनुसार से 15 और 45 की रेशियो पे दी गई। 15,000 एक सब्जेक्ट का, 45,000। तो उस 12 में अगर कोई कहीं फीस जमा कर चुका है, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आप सच सच आके बताइए कि आप वहाँ फीस जमा कर दिए थे, उसके बाद आपको हमारे पास आना अच्छा लग रहा है। जो भी संभव होगा वो किया जाए। तो फीस के डर से आप कोचिंग ना छोड़ें, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। और फीस के डर से आप ये भी ना करें कि आप कहीं फीस दे दिए हैं और मजबूरी बस वहाँ पढ़ रहे हैं। अगर 1-2 साल आप संभल जाएंगे तो जिंदगी संभल जाएगी, नहीं वही फीस लिए बैठे रहेंगे। तो इसलिए पढ़ाई करिए, हर तरह का मोटिवेशन, हम आपके हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, आधी रात दिक्कत हो, आप ग्रुप पे मैसेज करिए, हम तो हमेशा ही जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और ग्रुप पे तैयार करने की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि मुझे टाइम मिले ना मिले, एक का डाउट हो ग्रुप पे रखो तो सारे लोग उस पर जूझते हैं, और जब सारे लोग उसमें जूझते हैं और 15-16 लोग उस पर मेहनत करते हैं तो इस तरह से माइंड खुलता है। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि जिस चीज का इस्तेमाल आप नहीं करते हो उस चीज का डेवलपमेंट नहीं होता। बायो में आप लैमार्क और डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था ये चीज कि जिराफ उराफ ऐसे ही तो बने हैं, अपने गर्दन का इस्तेमाल करते करते उनकी गर्दन बहुत लंबी हो गई। तो ये बात सत्य होती है हर जगह कि आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसका विकास ज्यादा होता है, चाहे जो भी हो, मतलब हर चीज का इस्तेमाल। तो इसलिए अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। खैर चलिए, केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 2 निकालिए, कॉपी पेन, शुरू हो जाइए। हमने कल जाते जाते एक बात कहा था कि जो रेट है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम बड़े ब्रैकेट लिखते हैं अपॉन चेंज इन। जो लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं वो डेल्टा का मतलब समझते होंगे बहुत अच्छे से। डेल्टा टाइम गैप के लिए प्रयोग किया है। टाइम गैप का मतलब t = 1 सेकेंड और t = 5 सेकेंड के बीच में गैप हो गया, तो यहां डेल्टा t क्या हुआ? 4 सेकेंड। मैथमेटिक्स के हिसाब से डेल्टा टाइम गैप के लिए प्रयोग किया। और जहां टाइम गैप होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वहां पे एवरेज नाम का टर्म इंट्रोड्यूस है। यद्यपि ये रेट है पर रेट का कौन सा टाइप है? एवरेज। ये जो फार्मूला कल हमने पढ़ा था वो किसका फार्मूला था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रिएक्टेंट के हिसाब से देखना चाहेंगे तो यहां माइनस लग जाएगा, और प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहेंगे तो नहीं लगे। या भी ज्यादा में से कम घटा दो तो माइनस माइनस कम वाली नहीं, कंसंट्रेशन। ठीक, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं
मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, यहां पे मैं कंसंट्रेशन लिखूं किसकी, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या कि टाइम करते हैं, चलिए यहां टाइम करते हैं, और यहां इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहां पे हम कंसंट्रेशन करते हैं, दिख रहा है क्या मैंने ये चीज लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के हिसाब से बात करें, मतलब T जब ये 0 था तो लगभग इनफाइनाइट पे टच कर रहा, यहां पर अगर T टेंड्स टू 0 तो R टेंड्स टू इनफाइनाइट, संख्या बटा 0 अनंत ही होता है, और जब T इनफाइनाइट को टच करेगा तो संख्या बटा अनंत 0, मतलब ये ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनना चाहिए, बनता भी है ऐसे। क्या हम ऐसे कर सकते नहीं, आप ऐसे बना दोगे, ऐसे जाके मतलब एक्सिस को काटेगा, अगर ऐसे बना रहे हो बना ही नहीं सकते ऐसे। अच्छा, तो थोड़ा और दूर इसको बना रहा हूं, ऐसे कुछ कारण जिससे कि हम कुछ लिखो तो दिखे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे T1 टाइम है, यहां पे T2 टाइम, और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2। क्या ये ग्राफ में स्पष्ट दिख रहा है कि C1 C2 से बढ़ा है, मतलब टाइम बढ़ा है तो कंसंट्रेशन घटी। यस, ग्राफ सही। क्या ये ग्राफ अगर दे दे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के हिसाब से और आपका नॉलेज टेस्ट करने के हिसाब से, और यहां से आपको एवरेज रेट पूछ ले, तो क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते। कैसे? C1 माइनस C2, बड़े में छोटा घटाएं अपान T2 माइनस T, ये हुआ। अगर हम इसको माइनस C2 माइनस C1 और नीचे T2 माइनस T1 लिखें, क्योंकि कंसंट्रेशन की फाइनल स्थिति ये और टाइम की फाइनल स्थिति ये, तो माइनस डेल्टा C अपान डेल्टा T। हाँ देखिए, ये माइनस का अस्तित्व समझ में आया, कटना नहीं है ये चीज, तो मैं दिखा रहा, ये आप कॉपी में भी ना लिखिए, कॉपी में भी ये लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी में आपको क्या लिखना है, एवरेज रेट के लिए माइनस, अब माइनस का है, बड़े में छोटा टर्म घटा के नॉर्मली आप लिखेंगे C1 माइनस C2 अपान T2 माइनस। अच्छा, अगर आपको घटाने में दिक्कत हो ही गई, आप धोखे से C2 में C1 घटा दीजिए तो ऐसा माइनस में आएगा, और आप जानते हैं कि रेट माइनस में नहीं हो सकता, अब डायरेक्ट जबरदस्ती प्लस कर दीजिए। भाई 2 में 5 घटाइए, चाहे 5 में 2 घटाइए, आएगा 2 3 या माइनस 3, तो फाइनल आंसर में 3 माइनस 3 आता है, हटाइए उसको, कोई बात ही नहीं, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है एवरेज रेट। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाऊं आपसे, ये क्वेश्चन करवाऊं, दिख रहा है क्या? एक ग्राफ, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन है, अब नहीं लिखा है, C लिखा है, यहां पे T, एक ग्राफ बन रहा है बढ़िया ऐसे,
ये वैल्यू दे दिया था 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10, 13, ये काहे में था? मोल पर लीटर में ये कंसंट्रेशन दिया। मोल पर लीटर में ही कंसंट्रेशन होता ही है, मोलरिटी इसी को तो कहते हैं। हाँ, नॉर्मली पूछ लिया था, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए। सारा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट ना पढ़े तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन 13 से 10 मतलब 3 का चेंज हुआ, और टाइम 2 से 5 मतलब 3 का चेंज हुआ, मतलब 1 यूनिट मोलर सेकंड इनवर्स। अच्छा, मोलर सेकंड इनवर्स को क्या मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ऐसा लिखते क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है। तो मोलर पर सेकंड का एक ये भी नाम अक्सर यही दिया जाता है, ठीक है, अक्सर यही दिया जाता है। आसान से क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, केवल ये जानने के लिए आप जानते हैं कि नहीं। अच्छा, ऑप्शन में -1 भी मिल सकता है ना, परेशान करने के लिए। तो आप माइनस वाला ऑप्शन तो आप हमेशा हटा ही दीजिए कि रेट माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए इसको बढ़िया, अभी आप याद दिलाइएगा, मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लूँ। और ये क्वेश्चन जेईई में अभी लेटेस्ट 2-3 साल पहले आया यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था पर बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये एवरेज रेट की बात हो गई डेल्टा वाली। हमने क्या कहा कि जो रेट है वो होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इफ अगर डेल्टा टी बहुत कम हो, ठीक है, अगर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो आप रेट को क्या लिख दोगे? डी अपॉन, और इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज ये कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का तात्पर्य स्लोप से। फिजिक्स में याद कीजिए, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन, dx अपॉन dt वेलोसिटी। और हमने कहा था कि एक्सटी कर्व का अगर हम स्लोप निकालें तो वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो वेलोसिटी। कैसे? क्योंकि पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में स्लोप निकाला था हमने, डिफरेंशिएट किया था। स्लोप और डिफरेंशिएशन एक ही चीज, मैथमेटिक्स में बात अच्छे से क्लियर है। मतलब ये है कि सीटी कर्व का अगर हम स्लोप निकालें, अब आप कहोगे सीटी कर्व का स्लोप कैसे निकालो, क्योंकि कर्व तो कुछ ऐसे बनता है, इसका स्लोप कैसे निकालो? स्लोप तो स्ट्रेट लाइन का होता है, कर्व का स्लोप थोड़ी होता है। तो मैं एक लाइन और इंट्रोड्यूस करता हूं। सीटी कर्व के किसी पॉइंट पर एक आप टेंजेंट खींच दीजिए, स्पर्श रेखा, उसको टच कर दीजिए, तब तो उस लाइन की आप स्लोप दे सकते हो। मैं अगर ये कहूं, एक ग्राफ में बना रहा हूं, यहां टाइम लिख रहा हूं, यहां कंसंट्रेशन दे रहा हूं, और अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे बना है कि ये आपका कॉमन सेंस है कि रिएक्टेंट के हिसाब से, अगर समय के साथ कंसंट्रेशन 0 हो रही है लगभग, तो रिएक्टेंट के हिसाब से बना है। ये लिखने की उसकी जरूरत नहीं है कि आप इस बात का वेट करें, तो लिखा नहीं। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर तो कुछ टाइम होगा ना, पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए टी का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एक स्लोप खींच, या कि मैं नॉर्मली आपसे पूछूं,
मैं आपसे नॉर्मली कहता हूं फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू t1 सेकेंड, ऐसा कुछ है। आप बड़े परेशान हो रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकालें? क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट ना पढ़े, आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के वेट में है, एक टाइम देके पूछ रहा है, तांडव मच जाएगा। क्या करें? तो करना क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो इसको करना क्या है, आप उस टाइम पर क्या करें, इसको सॉल्व। देखिए इधर क्या करना है, बढ़िया मॉडल सीखे इसको। ये अपना ग्राफ था और ये t इक्वल टू t1 का समय है। आप इस पर जाइए तो ग्राफ पर ये वाला पॉइंट मिलेगा और इस पर आप खींच दीजिए टेंजेंट। क्यों? क्योंकि तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अगर दो टाइम इंटरवल और दो वो सब नहीं दिया है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t इक्वल टू t1 मतलब क्या, पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए फिजिक्स में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं उसको। अब इंस्टेंटेनियस की स्पीड वेलोसिटी सब बराबर होती है, यहां भी इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम, दो टाइम इंटरवल आपको नहीं दिया है, दो कंसंट्रेशन का इंटरवल नहीं दिया है, तो अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी तो गया ना यहां से। तो फिर क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ पे चिन्हित कीजिए और उस पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, उसका स्लोप निकाल दीजिए, काम खत्म। तो यहां पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए जो इसको टच करके जाए, लो भाई खींच दिया, चलो। अब इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये वाला एंगल थीटा ले लीजिए तो tan थीटा आपको पता है, ठीक है, यहां से आप tan थीटा आराम से निकाल सकते हैं। एक ये टाइम तो मतलब दे देगा, कुछ व्यवस्था देगा वो निकलवाने के लिए। स्लोप क्या ये ना, जैसे मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि स्लोप के लिए क्या व्यवस्था देगा, क्या नहीं देगा, कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है। या कि यहाँ के दो पॉइंट देगा, या कि नीचे तरफ दो पॉइंट देगा, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था देगा tan थीटा निकालने का। वो आपकी ज्योमेट्री का कमाल है कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो करना क्या है, t इक्वल टू t1 पे एक लाइन खींचा गया, यहाँ थीटा करें, tan थीटा निकाल दीजिए, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन x, ठीक है, क्लियर है। t इक्वल टू t1 पर स्लोप कितना आएगा, tan थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा और अच्छे से डिजाइन कर, ये ड्यूनल था, ये C1 था, और ये T2 था, ये वाला पॉइंट मान लीजिए T2, ऐसा देगा। तो आप कैसे निकाल लोगे, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये T2 दिख रहा है, ये C1 दिख रहा है, तो tan थीटा कैसे निकल जाएगा, परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा, C1 अपॉन बेस T2 माइनस। रटना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व का आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना, उस पर्टिकुलर टाइम पे टेंजेंट खींचे, उसका स्लोप निकालिए, खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर उस लाइन की इक्वेशन दे दी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। मैं पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं वहां से, y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट से होकर गुजरने के लिए। तो वहां से भी आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा एडवांस लेवल का। नीट पे ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि बायो वाले बच्चे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही नहीं जानेंगे क्या लगाएंगे, तो वो तो नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछते, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का ऐसे टर्म पूछे जा सकते हैं। चलिए
कल जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट पे जेई ने 2 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था। उन्होंने कहा था कि NH3 टूट के नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बनती है। उन्होंने सिर्फ लिखा था, इक्वेशन आपको अपने से लिखना था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अमोनिया गैस का विघटन, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया गैस, नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा? एरो नहीं दिख रही, एरो लगी है भाई, देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा गया था। उन्होंने नॉर्मली ये क्वेश्चन कहा कि 6 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही कहा था। इफ उन्होंने कहा था इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 6 ग्राम, डाटा सही मैं बता रहा हूं, 6 ही था, 6 ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, then find the rate of formation of nitrogen gas। ये क्वेश्चन एक तरह से अगर हम देखें और हम रेट लिखना शुरू करें तो अब तो हम डायरेक्ट लिखने की कगार पे हैं। इतना बराबर, अगर हम रेट लिखें R बराबर फुल रेट की इक्वेशन लिखें तो कितना, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T, इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा। यही इक्वेशन लिखेंगे। अपने को NH3 से मतलब है नहीं, क्योंकि NH3 के बारे में बात किया नहीं। मतलब आपको इन 2 टर्म्स, मतलब आपको इन 2 टर्म्स है ना। अब दिया क्या है आपको, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया, डायरेक्ट कितना दिया है 6। तो यहां पे रेट ऑफ N2 लिख दे इसको, I/N2, तो रेट ऑफ N2 जो है वो किसके बराबर होगा, 6/3 के। रेट ऑफ N2 जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, पर नहीं था। बहुत बड़ी समस्या थी। ऑप्शन में खूब तरह तरह के, पहला ऑप्शन 2 लिखा था और लगाया था। क्या ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया यहाँ? नहीं, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो फिर गलत कहाँ होगा? आप जोश जोश में यूनिट नहीं देख पाए। यहाँ पे देखिए ग्राम पर लीटर, जबकि यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। 6 ग्राम को पहले आप मोल में तो करिए, बात समझ रहे हैं? यही पे थोड़ा मिस्टेक, यही तो 6 ग्राम H2 मतलब 3 मोल H2। तो जहां आप 6 लिखे हैं वहां 6 नहीं लिखना चाहिए था, वहां 3 लिखना चाहिए, बस यही थोड़ा दिक्कत थी। ठीक है, ये दिक्कत है। इसका सीधा मतलब क्या है, 3 मोल लीटर इनवर्स, 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अपने को 6 नहीं लिखना था, वहां दिख रहा है नहीं? 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिखना था,
6 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया था। मतलब कहाँ पे मतलब यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे आप 3 लिखा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कितना आता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इस तरह यूनिट पे बहुत सचेत रहे, है ना, जोश जोश में काम नहीं किया जाता, ठीक है। लिखिए इसको, एक बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, 5 नंबर का एक अच्छा टॉपिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि आगे हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। चलिए मैं जल्दी जैसे कि कंपटीशन के हिसाब से बताते हैं वैसे बता देता हूँ, और आपको बोर्ड में विधि विधान और संविधान पूर्वक बकायदे लिखना है। पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा, ये लिखना भी, ठीक है, याद रखेंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा बढ़िया टूटेंगे ना वो। दूसरा टेम्परेचर, हालांकि अपवाद है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ, एक्सेप्शन की स्पेलिंग मुझसे नहीं बनेगी, EXC करके छोड़ देता हूँ। एक्सेप्शन में क्या है, जीरो ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या है वो कल के लेक्चर में आएगा, लेकिन अभी से याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। H2 + Cl2 बहुत बढ़िया जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो HCl बनता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बढ़िया होती है, तो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। H2 + Cl2 = HCl कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। याद रखना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन पे, हम प्रूव करके दिखाएंगे हाफ लाइफ पीरियड। टेम्परेचर, हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़े। और कैसे बढ़ेगा, एक जनरल टर्म में हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब अगर मैं बात करूं के से मैं रेट को डिनोट कर, चलो आर लिख, आर 25 डिग्री पे निकालो और आप आर 35 डिग्री पे निकालो, तो वो 2 या 3 फिक्स नहीं, 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस नहीं, डबल हो जाता था हर 10 डिग्री पे, डबल नहीं होता था, मतलब 1 ओम बढ़ जाता था, पर यहाँ पे 2 या 3 होना, ठीक है, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंस, ठीक है। 2 या 3 मतलब तो 1/2 1/3 लिखना है, चलो ऊपर 35 लिख देते हैं, नीचे 25 लिख देते हैं, तब 2 या 3 लिखे, ठीक है, क्योंकि 35 पे ज्यादा होगा ना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कहीं कहीं रेट को के से भी डिनोट करते हैं, करते ही, इसलिए अगर के 35 के 25 लिख दे तो वो भी बात एक ही, ठीक है। चलो 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए एटलीस्ट 5 तो हमको बनना ही चाहिए। तीसरा चीज, आप उत्प्रेरक का नाम सुने हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री आने वाली है, उस पर पढ़ेंगे, एक निगेटिव है पॉजिटिव। निगेटिव कैटालिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन के रेट को कम करे, और पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम होता है कि रेट को बढ़ाए। तो वो आप यहाँ पे उस हिसाब से लिख लोगे कि नेगेटिव कैटालिस्ट अगर है, नेगेटिव कैटालिस्ट रेट कम कर देते हैं, और पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट बढ़ा, दिख रहा है नीचे का,
तो ये हो गया, एक तो कैटलिस्ट हो गया। और एक चीज है सरफेस एरिया, इसकी रिएक्टेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अगर आप बड़े बड़े पीस लेके रिएक्शन करवाएं, उसके अपेक्षा पीस दें उसको, छोटे छोटे चीजों का बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से होता है और इस हिसाब से वो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स, यहां क्या लिखे, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हैविंग small particles will have more rate of reaction। जिनके पास छोटे पार्टिकल्स हैं उनके पास ज्यादा रिएक्शन। ठीक है, एक चीज और आप कर सकते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, स्वाभाविक बात है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शंस ज्यादा अच्छे से होती, खासकर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो और बहुत अच्छे से होती है ना। पूछा जाता है, बताइए पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उसको फोटोसिंथेसिस है ना, वो जीरो ऑर्डर है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये वो भी लिख देंगे एच म्यू, एच म्यू मतलब क्या, फोटान्स, एच म्यू फोटान्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो फोटान्स इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां मैं लिखता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटान्स, रेट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे मैं यही रिएक्शन लिखता हूं, H2 + Cl2 = QHCl, ये नॉर्मल है तो ये स्लो है। ठीक है, ये पार्ट अलग है, इसके लिए था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं लिया तो ये स्लो रिएक्शन, लेकिन अगर यहीं पे दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा हो तो एडजस्ट करूंगा, H2 + Cl2, अगर मैं यहीं HCl लिख दूं बनेगा वही, लेकिन ये जल्दी बनेगा। ये सब आपको लिखना है बोर्ड में भी ऐसा करके, जिससे मास्टर को लगे कि आप बहुत जांचने वाले, जानते हो चाहे ना जानते। ठीक है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत जानता हूं, जानता हूं तब कुछ नहीं। चलिए देखिए, ठीक है, हो गया ना, 5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन तैयार है बोर्ड के हिसाब से भी, और कोई वो नहीं कि आपसे मजाक करने के लिए पूछ लिया। जैसे ये एक्सेप्शन, बताइए एक रिएक्शन दे दे और पूछ ले, बताइए इसकी कंसंट्रेशन, यही रिएक्शन मान लीजिए, यही रिएक्शन। ठीक है, H2 + Cl2 = 2HCl, बताइए आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। जबकि आदमी नॉर्मली क्या याद किया जाता है कि अगर रिएक्टेंट्स का हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर रेट बढ़ेगा। ये रिएक्शन लिख दे, आपको याद करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर की 4-6 स्पेशल रिएक्शंस है ना, मैंने बताया ऑर्डर निकालने का कोई तरीका नहीं है, है ना, वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित होते हैं और हम पेपर प्रैक्टिकल करने तो जाएंगे, इसको कोई मेथड है। तो ये रिएक्शन दे दिया, पूछ लिया, बताइए हाइड्रोजन गैस का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यद्यपि गैसों का कंसंट्रेशन नहीं, गैसों का प्रेशर होता है, तो अगर कहीं गैसों की बात आए तो आप ΔC/ΔT के स्थान पर ΔP/ΔT यूज कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल 100% सत्य है, पर बहुत कम यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं नॉर्मली। पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लिख भी ले, बल्कि कहीं पे पीछे कहीं लिख भी ले, जहां पे आप ΔC/ΔT लिखे हैं, अगर जरूरत हो तो आप ΔP/ΔT लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल खुला सही है, 100% सत्य है ये। तो इस रिएक्शन में पूछ लिया जाए, बताइए हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बढ़ाएं या क्लोरीन गैस का प्रेशर बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे प्रेशर ही होगा, गैसों का प्रेशर होता है ना। तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और एक्सेप्शन है कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। चलिए
बहुत बेसिक बातें हुई, थोड़ा सा हमने प्रयास किया कि रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आप जाने। कल से जो चीजें होंगी वो और मजेदार होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन पूरा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कल से पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, खूब अच्छे से देखिए, नोट्स तैयार करिए, डाउट क्लियर करिए, जो ना बने पूछिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, आप भी करिए, दोस्तों को भी करवाइए। ऑल द बेस्ट।